नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस पेंडेमिक या महामारी से जूझ रही है, भारत में भी इसको लेकर चिंता है। लेकिन उत्तर पूर्व का राज्य असम एक और नई चिंता से जूझ रहा है, वो है सैलाब, बाढ़ का आना। जी हाँ, जब अपने घरों में आप सुरक्षित मौजूद हैं और मास्क पहनकर अपने को सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं या स्टे एट होम कर रहे हैं, ऐसे में असम के हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ये खबर जो आधिकारिक है उसके मुताबिक करीब 24-25 लाख लोग ऐसे हैं जो असम में बाढ़ से प्रभावित हैं। 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में न सिर्फ के इंसान बल्कि जानवर या तो लापता हैं या मारे जा चुके हैं, और इसमें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो भी शामिल हैं। तो आप ये देखिए कि आप संजीदगी का, गंभीरता का अंदाज़ा लगाइए कि फ़िलहाल असम में क्या हालात हैं। मैं असम में दो ख़ास मेहमानों से बातचीत करूंगी। मेरे साथ मौजूद होंगी मुबीना अख्तर जो कि एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, गुवाहाटी से मेरे साथ मौजूद होंगी, और साथ ही मेरे साथ कौस्तुभ डेका हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो ज़मीनी हालात मुबीना बताएंगी और साथ ही जो प्रोफेसर डेका हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हर साल हम इसी हफ्ते में इसी जगह पर खड़े होते हैं और कुछ भी क्यों नहीं बदलता। लेकिन इस वक्त इस साल जो हालात हैं वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि राष्ट्रीय मीडिया आपको तमाम तरह के राजनीतिक और तमाम तरह के विभाजनकारी हिंदू मुस्लिम मुद्दों में उलझा के रखेगी, लेकिन यहाँ पर असली नागरिकों की जानें दाव पर लगी हुई हैं, पूरे के पूरे घर बह रहे हैं। तो जो खबर है उसके मुताबिक करीब मैंने आपको बताया कि 24-25 लाख लोग हैं जो प्रभावित हैं। 2254 गांव इसमें शामिल हैं, 24 ज़िले इसमें शामिल हैं। 50,000 लोगों ने 276 जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें शरण ले रखी है। 1 लाख हेक्टेयर खेती की ऐसी ज़मीन है, 1 लाख हेक्टेयर, जिसमें जिनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। तो ये काम अभी ये हालात आपको नज़र आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों बचाने के लिए काम कर रहे हैं लोगों को, और ये हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं। और इतना ही काफ़ी नहीं था, तो पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरे जो सैलाब को लेके हालात हैं। उससे पहले हमने देखा कि राजनीतिक घटनाक्रम में जो CANRC प्रोटेस्ट थे उनकी आग में पूरा स्टेट जल रहा था, और उसके बाद एंसेफेलाइटिस का कहर भी अभी वहाँ पर जारी है, कोविड-19 भी है, और इसके बाद अब सैलाब आ रहा है। तो मैं दोनों मेहमानों से बातचीत की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मुबीना, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ज़मीनी हालात अभी क्या नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ने जिस तरह से पूरा ब्लैकआउट किया हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि असम में फ़िलहाल ताज़ा हालात क्या हैं। हाँ, बार आप देख रहे हैं कैसे सारे राज्य हमारे असम बाढ़ के चपेट में है। हमारे यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट्स है और लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ का ऐसी हाल है कि अब यू कांट इवन इमेजिन क्या हो रहा है ग्राउंड पर। तो पहले ये बात है, हम लोग सब घर में लॉकडाउन में हैं। गुवाहाटी में लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ है कल परसों से, लेकिन बाकी जहाँ तक बाकी अपर असम है और लोअर असम है, वहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम गुवाहाटी। तो फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं ग्राउंड ज़मीनी हालात जानने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। तो मैंने जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट गया था वहाँ मैंने देखा, सो भूरबंधा एरिया है वहाँ पर मोरीगांव में, एक तो बाढ़ है और ऊपर से वहाँ पर जो इरोशन का तबाही है वो प्रतिदिन ऐसे फैमिलीज को बेघर कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीफ मिनिस्टर है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, उसके जो गांव घर का पंचायत है साबुआ में, वहाँ पर 36 villages have been eroded away by the erosion of the Brahmaputra. So both फ्लड एंड इरोशन, ये दोनों प्रॉब्लम हमको ऐसे, मतलब हमारा पूरा इकोनॉमी को पीपल क्या है और पीपल मतलब लोग मर रहे हैं। आपको मालूम होगा असम में अभी कोविड-19 के चपेट में आके 55 या 60 के अंदर लोग मर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे 100 से अधिक लोग का मृत्यु अभी हो चुका है। और ऊपर से लाइव स्टॉक in number of thousands of livestock have been washed away. Wildlife का जो है, मतलब हमारे यहाँ जो पास नेशनल पार्क्स है, आप राष्ट्रीय माध्यम में भी देखिए, और राष्ट्रीय माध्यम के मत में नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ पर आप जैसे बोल रहे थे टोटली ब्लैकआउट किया है असम को। इंटरनेशनल
लेवल पे आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें, काजीरंगा का हालत आपको दिखेगा वहाँ। लेकिन नॉट ओनली काजीरंगा, वहाँ यहाँ नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है, अदर राइनो बियरिंग एरियाज है, लाओखुआ बुरासापुरी पोबिटरा है। वहाँ क्या हालत है, 95% 90% ऑफ ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज आर इनंडेटेड। अगेन वहाँ मानस नेशनल पार्क है, वहाँ भी यही हालत है। तो और लोग जाए तो जाए कहाँ इससे? आप लोगों को मालूम होगा थोड़े दिन पहले यहाँ बागजान में एक ऑयल ब्लो आउट हुआ था, ऑयल वेल का ब्लो आउट हुआ, फिर वो पूरा एरिया एक इन्फार्नो के सपेट में आ गया था। वहां पर लोग 6 या 7 विलेजेस, उसके गांव के लोग कैसे हाल में वहां जिंदगी बिता रहे हैं रिलीफ कैंप में। नो एजुकेट कम्युनिटीज देयर। आई वेंट देयर। मैं मुबीना आपकी तरफ आती हूँ और आपसे दूसरे भी सवाल पूछूंगी कि सरकार कहाँ पर उपस्थित नजर आ रही है, कि मौजूद भी है सरकार या नहीं है, और खासकर ऐसे दौर में जबकि पूरे देश में जो है वो महामारी का, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आलम में कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि जो 39 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, उनमें से 9, आप ये देखिए कि असम का आप साइज देखें, जो राज्य का साइज है उसके हिसाब से 39 में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो सिर्फ असम में ही हैं। इनमें डुबरी है, लखीमपुर, मोरीगांव, धेमाजी, बारपेटा, जोरहाट, गोलपारा, सिवासागर और मालबारी। तो ये जो है इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बावजूद भी ये बताइए मुझे डेका साहब, प्रोफेसर डेका, कि ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सिर्फ असम में हैं, 39 में से 9। पूरे साल भर की यही कहानी है कि हर साल जो है वो बाढ़ आती है, लगभग हर साल तबाही होती है। इस साल भी यही हो रहा है, मीडिया का कवरेज का भी रोना हर साल ही होता है। अभी फिलहाल इस बार की जो ये भीषण तबाही है बाढ़ की, जिसमें बता रही हैं अभी मुबीना कि हजारों जानवर बह रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अलग है पिछले साल के मुकाबले? शुक्रिया आरफा जी। अलग तो उसको नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि आपने जैसे बोला ये हमेशा मतलब पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, शायद अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा। उसको मैं अलग नहीं बोल सकता हूँ इसीलिए क्योंकि इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स इंटेंसिटी आप देखें तो हो सकता है इंटेंसिटी के लेवल से भी, बिकॉज इस साल थोड़ा बारिश यहाँ जल्दी भी आया है। बारिश अभी अप्रैल से शुरू हो गया था बारिश, और हमारा जैसे वेव्स 3 to 4 वेव्स होता है फ्लड के, तो अभी स्पेकुलेशन ये है कि इस साल शायद वेव्स 2-3 से और ज़्यादा वेव्स आएंगे। तो नेचुरल जो क्लाइमेट चेंज का जो साइंटिफिक जो एक उसका पर्सपेक्टिव है, उससे देखा जाए तो हो सकता है वी आर सीइंग सम चेंजेस दैट रिमेन्स टू बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड फर्दर। बट जिस तरीके से मैं उस पूरी चीज़ को समझना चाहता हूँ, उसका ये है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर, उसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक हिस्ट्री है, एक यूनिकनेस है, उसको हमें समझना होगा ज़्यादा। उसको ये फ्लड सिचुएशन को समझने के लिए क्यों असम में ये सालों से ये होता आ रहा है और आगे भी शायद ऐसा होगा, उसको समझने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्ट्री है, यूनिकनेस है, उसको हमें थोड़ा समझना होगा, उस पे थोड़ा डिस्कशन उस पे होना होगा। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये भूटान से वो बातचीत करेंगे, भूटान ने पानी छोड़ा है इसलिए हालत हो रही है। एब्सोल्युटली। सो आई मीन अगर हम पॉइंट्स में देखें, एक्चुअली एक नंबर 1 तो ये होगा कि ब्रह्मपुत्र एक एसेंशियली एक मतलब ट्रांसनेशनल रिवर है। उसके जो रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मेनी कंट्रीज, ये मतलब 2-3 कंट्री के बीच में रिवर बेसिन जो शेयर होता है। सो नंबर 1 ये है। और टोपोग्राफिकल उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर ये देखा जाए कि ये हाई माउंटेन्स से जब निकल के आसाम फ्लड प्लेन, जो आसाम फ्लड प्लेन में जब पहुंचना है, ये काफ़ी सेडिमेंट और सिल्ट लेके वो रिवर यहाँ पे एक्चुअली आता है। सो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, हाउ टू एक्चुअली कंट्रोल रिवर ऑफ दिस स्केल, ऑफ दिस नेचर। सो तो हो गया आपका जो नेचुरल प्राकृतिक जो कारण, ये हो गया। लेकिन अभी थोड़ा बहुत उसके साथ अभी एक्चुअली मैन मेड जो रीजन्स है, जो हमारा जो इंसानों से किया हुआ जो मतलब ये है आपका जो कारण है, ये एक्चुअली बहुत। मैं बताना चाहती हूँ कि 2 तरीके से हमें इस समस्या को देखना चाहिए। एक तो प्रकृति का जो अपना कहर है वही है, लेकिन इसके अलावा जो मानव निर्मित है, जिसको मैन मेड कहा जाता है अंग्रेजी में, यानी कि इंसानों ने खुद अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मारी है। तो प्रोफेसर साहब हमें दोनों तरीके से बताएंगे कि मैन मेड क्या है और प्रकृति का खुद का कहर क्या है। प्रकृति का जो आपको मैंने बोला, ये टोपोग्राफी को लेके,
क्योंकि हाई माउंटेन्स जो टिबेटन ग्लेशियर से जब निकल का ये रिवर मतलब अरुणाचल साइड से सांगपो बोलते हैं उसको, सो सियांग हो, उसके बाद उसको सियांग बोला जाता है, और सियांग होके फाइनली जो ये असम फ्लड प्लेन में आके ब्रह्मपुत्र नाम लेता है रिवर। सो एसेंशियली ये बहुत यूनिक तरह का रिवर है। ऑफ कोर्स इफ यू सी द स्केल ऑफ द रिवर, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो वर्ल्ड में है इन टर्म्स ऑफ साइज, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वाटर कैरिंग कैपेसिटी। ये दुनिया के टॉप मतलब 3-4 रिवर में एक ब्रह्मपुत्र उसके उसमें आता है ये। और ये कॉलोनियल टाइम से उसका हिस्ट्री और बहुत मतलब जो इतिहास है नदी का, वो इतिहास भी काफी इंटरेस्टिंग, वो मतलब जानने लायक है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये एक मिस्ट्री था, ये रिवर निकला कहाँ से है। ये कॉलोनियल टाइम पे एक्सपेडिशन काफी हुआ है। सो ये रिवर उसी टाइम से आज की तारीख तक जो जियोपॉलिटिक्स जो हम बोलते हैं, मतलब ये अलग अलग देशों के बीच का जो राजनीति है, सो जियोपॉलिटिक्स का गहरा हिस्सा ये रिवर हमेशा से रहा है। और आज के एक्चुअली आई मीन आई विल कम टू दैट, एक कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग अभी रिसेंटली 1-2 महीने में इन्वॉल्व एक डेवलप हुआ है, जो अभी जियोपॉलिटिकल यूज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का अभी वापस आऊंगी और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि ये तो आपने बताया इतिहास जो समझना जरूरी है कि क्यों आती है ये बाढ़, लेकिन क्या इसका कोई इलाज है? क्योंकि मैं अभी ये पढ़ रही थी कि कहा यह गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने ये फैसला किया कि नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि जो नीति आयोग है उसके जो वाइस चेयरमैन हैं उनके अंतर्गत वो नीति वो आएगी, ये जो अथॉरिटी बनाने की बात थी। उस सब का क्या हुआ? इसके अलावा मैं मुबीना आपकी तरफ वापस लौटना चाहती हूँ। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम दिसंबर जनवरी के महीने से देखने की कोशिश करें कि पहले असम जल रहा था, CA NRC प्रोटेस्ट जो हुए थे उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से जो कोविड-19 का कहर था वो आ गया। कोविड-19 का कहर साथ साथ एंसेफेलाइटिस जो है वो समस्या भी वहां पर अभी पनप रही है और उसका भी कहर देखने को मिल रहा है। और अगर ये सब भी काफी नहीं था तो जो तबाही आ रही है सैलाब से, बाढ़ से, वो देखने को मिल रही है। मुबीना, क्या आपके लिए ये संभव, ये पॉसिबल हो पा रहा है एक पत्रकार के तौर पर कि आप ये अंदाजा लगा पाएं? आपने कहा कि आप खुद कुछ जगहों पर जा चुकी हैं कि जो हालात हैं वो किस तरह के अभी नजर आ रहे हैं, कि क्या जो सरकार वहां मौजूद है आपको नजर आ रही है सरकार वहां? मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, कैपिटल सिटी है आसाम का, और लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर्स अवे, मतलब सबर्बन गुवाहाटी में एक जगह है पानी खाई थी, वो ब्रह्मपुत्र के नज़दीकी है, 1 किलोमीटर के नज़दीकी है रिवर से। तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ रास्ते में मतलब लोग रह रहे हैं, वहाँ मेकशिफ्ट कैंप पर लोग रह रहे हैं, और जहाँ रिलीफ भी वहाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो मैंने जाके वहाँ पर देखा जहाँ रिलीफ मटेरियल छोड़ा गया था, वहाँ लोग जैसे मतलब पूरा जैसे हमारा कुछ नॉर्मल सिचुएशन है ऐसे ही था परिस्थिति। कोई मुंह में मास्क भी नहीं लगाया था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं थे। फिर वहाँ पर मुझे और लोग मिला जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वो लोग कहीं पहले कहीं और रहते थे, इरोशंस के वजह से वो आके वहाँ पर रहा है। मतलब अभी उनके पास क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको रिलीफ भी कुछ नहीं मिला है। और उन्होंने हमको हमको इन्फॉर्म किया कि उन लोग कैसे रह रहे हैं, भूखे हैं। मतलब कोई अभी गुवाहाटी में कल परसों तक लॉकडाउन था, तो कोई NGOs वगैरह जाके और सिटीजन्स सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी जाके वहाँ का हेल्प नहीं किया। तो मतलब those people were like living on the road itself। उसका गाय, उसका मतलब पोल्ट्री भी रास्ते पे थे, मेरे पास उसका फोटोग्राफ्स भी है। तो ऐसी एक परिस्थिति है, ये हालत है गुवाहाटी में, सबर्बन गुवाहाटी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा वहाँ पर हैलाकांदी में, कासार में, बराक में, और जो रिमोटेस्ट एरियाज है जो लखीमपुर में है, धेमाजी में है, वहाँ पर क्या हो रहा होगा। जी, अपने आप में बेहद तकलीफ दे बात है कि एक राज्य में लगातार इतनी तरह की परेशानियां आने, और उससे पहले वहां के लाखों नागरिक पूरे जो NRC है उसके पूरी प्रक्रिया से होके गुजरे। वो सब भी हमने देखा कि किस तरह से जो तांडव एक तरह से होता है, एक सरकारी तांडव, वो भी हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग लाइनों में लग के जो है मर गए। और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का कहर बर्पा हो रहा है। प्रोफेसर कौस्तुभ डेका, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहती हूँ और मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं ये पढ़ रही थी कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है वो जनवरी में ही अप्रूव हो गया था कि 616 करोड़ रुपए
आएंगे, ये अभी तक पहुंचा है असम के पास या नहीं, या सिर्फ जो है वो जिसे उर्दू में लफाजी जमा खर्च कहा जाता है कि सिर्फ जो है आप बोलते हैं और करते कुछ नहीं है। क्या ये पहुंचा है फंड जो कि समय पर पहुंचना जरूरी था? सबको पता था कि जून और जुलाई का महीना खराब होता है असम के लिए, और पैसा भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, सरकार का ध्यान भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए कि हमें जो एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं जो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, लेकिन इस सब के लिए जो पैसा चाहिए था वो सब आ पाया है क्या? पैसा के साथ जैसे रिसोर्सेज की बात है, एक्चुअली रिसोर्सेज आर देयर, रिसोर्स का मुद्दा एक्चुअली रिसोर्स का उतना नहीं है। यह है एक्चुअली जो आपका जो टेक्नोलॉजी और जिसका अप्रोच को लेके किस अप्रोच से उसको मतलब लिया जाए, ये इशू उसका है एक्चुअली। क्योंकि आप देखें तो एक्चुअली गवर्नमेंट का अप्रोच लार्जली दो तरह का अप्रोच है पहले से। एक टाइम पे था आपका जो था ये प्रोपोजिशन था जो मल्टीपर्पस डैम को एक टाइम पे देखा गया था कि ये सोल्यूशन हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल डिबेट्स हुआ, पॉलिसी चेंज हुआ, फिर मल्टीपर्पस डैम को का प्लान जो था वो साइडलाइन हो गया। और उसके बाद जो एम्बैंकमेंट जो हम बोलते हैं अभी रिवर साइड में जो एम्बैंकमेंट होता है, सो एम्बैंकमेंट का अभी प्रेजेंटली वो पॉलिसी एम्बैंकमेंट को लेके था। और एक प्रपोजल आपने जो अभी जो इशू उठाया कि ये फंडिंग को लेके, उसके साथ एक प्रपोजल अभी पिछले कुछ सालों से काफी आया है उभर के, वो था वो ड्रेजिंग। मतलब ये रिवर बेड को जो मतलब एक लार्ज स्केल जो खुदाई उसका, क्योंकि शैलोनेस ऑफ द रिवर उसको मतलब डीपनिंग ऑफ द रिवर, क्योंकि ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेड जो है, नदी का जो बेड है, वो मतलब ओवर द इयर्स अलग अलग कारण के लिए, एक अर्थक्वेक भी एक था, बड़ा सा अर्थक्वेक था 1950, वो एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है असम के इकोलॉजी को लेके। तो इसीलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ से मैं डिब्रूगढ़ जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें रिवर बेड एक्चुअली जो है टाउन लेवल से अभी काफी ऊपर चला गया, 2 मीटर्स राइज हो गया रिवर बेड। सो इसीलिए देयर इज अ परमानेंट काइंड ऑफ अ डेंजर ऑफ स्पिलिंग ओवर। सो समय थोड़ा सा कम है। डेका जी बताइए कि अभी कोई सोल्यूशन कोई नजर आ रहा है आपकी नजर में कि कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी तो और भी ज्यादा वेव्स आएंगी इसके बाद भी। अभी ऑफ कोर्स आई मीन एक जो डिजास्टर वो मैनेजमेंट की अप्रोच से जो लोग ये सब काम कर रहा है उसके तो है, और आगे जाके एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स जो ये बोलते हैं कि ये सोल्यूशन एक्चुअली मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व होके रिवर को बेसिन वाइड अप्रोच जिसको बोलते हैं कि सभी कंट्री को मिलके उसका सोल्यूशन देखना होगा। क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो रियलिटी है वो एक्चुअली इंटर रिलेटेड है एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। इसमें एक बार मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ कि जो अभी रिसेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट जो आया है अभी 2020 जो, उसमें काफी कंट्रोवर्सी आया है एक्चुअली। उसमें एक काफी प्रॉब्लमेटिक क्लॉज इसको लेके भी है कि अगर एनी जो प्रोजेक्ट है अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में है तो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्लस पब्लिक फीडबैक दोनों का कोई जरूरत नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत एक डेंजरस प्रोपोजिशन है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर जो सांगपो बोलिए, सियांग बोलिए, वो सब जो सियांग बोल के इंटरनेशनल बाउंड्री से अंदर आ रहा है, तो वहां पे आप अगर जाइए तो अगर उन सब में कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पब्लिक फीडबैक जैसा स्कीम नहीं होगा तो ये डाउन स्ट्रीम जो ब्रह्मपुत्र असम फ्लड प्लेन में जो इम्पैक्ट होगा वो हमेशा के लिए एक रास्ता वहां पे खुला रहेगा। तो ये मुबीना, आखिरी सवाल आपसे कि आप कह रही थी कि गुवाहाटी में इतने खराब हालात हैं, तो पता नहीं जो और दूसरे इलाके हैं जहाँ पर उतनी ज्यादा रोशनी नहीं पड़ती है उनमें क्या हालत होगी? क्या कोई समाधान नजर आ रहा है कि कोई सरकार के पास, आपको लगता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा तरीका है कि लोगों की परेशानियां कम हो जाएं? 1950 से लेकर आज तक सेम हालात है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये प्रॉब्लम और ज़्यादातर बढ़ गया है। मतलब अभी थोड़े दिन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं और उसके लिए हमारा पॉलिसी भी ऐसे ही बनाना होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर एक क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट भी किया गया था, वहाँ पर कितना इसको मतलब ये किया गया हमको मालूम नहीं है। लेकिन मुझे आपने जो बात पहले से रही थी एनडीआरएफ के फंड असम को मिला नहीं। क्यों मिला नहीं? क्योंकि इसका एक उसूल है कि पहले आपका जो एसडीआरएफ का फंड है वो यूटिलाइज करो, उसके बाद एनडीआरएफ का फंड आएगा। हमारे यहाँ पर इनहेरेंट जो इतना करप्शन है, हमने वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दे सके। तो बिहार को मिल गया, उड़ीसा को मिल गया, असम को नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे अपने गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है। और एक बात है, ड्रेजिंग की बात भी निकली थी। ड्रेजिंग
लेकिन गवर्नमेंट का जो ये मतलब एक मैसिव प्लान था, मतलब ड्रेस करेंगे और रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम सोदिया टू धुबरी, उस पे ऊपर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ऐसे बांध का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, वो एक्सपर्ट कमेटी ने और एक सजेशन दिया था। फिर अब जाके जो जो इम्पोर्टेंट चैनल्स है जिसमें सिल्टेशन इतना ज्यादा है, आपको वहां पर ड्रेजिंग का बात चली थी, वो भी अभी तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, हमारा यहाँ जो एम्बैंकमेंट्स है, वो एम्बैंकमेंट अभी बहुत वो ब्रीज हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा बाढ़ के सफेद में ज्यादा गांव आ रहे हैं। तो एम्बैंकमेंट्स रिपेयर के लिए मतलब 31 मार्च वाज द डेडलाइन, बट वहां भी फंड्स क्लियर नहीं थे, वहां पे काम नहीं हुआ। तो एक्चुअली दिस इज द होल प्रॉब्लम हैज बिकम काइंड ऑफ ए गोल्डन गोज। आप हमारे ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो यूज करना चाहते हैं एज ए टूल फॉर अर्निंग मनी। सो इसीलिए हमारे जी बिल्कुल। मुबीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। 10 सेकंड में देखा जाए। नहीं, आई वाज जस्ट लास्ट में एक बार तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फ्लड, इसको समझना होगा जो मुबीना जी ने बोला, और लोकल कम्युनिटी का एक्सपर्टाइज, लोकल कम्युनिटी का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, वो जानना, उसको इंटीग्रेट करना कैसे। लोकल लोगों को पता है एक्चुअली फ्लड से कैसे जूझना है, कैसे रहना है, तो वो हमें एक्चुअली लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस जानकारी के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।